प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी है और अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं, नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बम्पर जीत के बाद नई सरकार की तस्वीर क्या होगी, सत्ता की असली चाबी किसके पास होगी, जदयू और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन कैसा रहेगा और इन सब के बीच चिराग पासवान की पार्टी को बिहार सरकार में कितनी मजबूत भागीदारी मिलेगी। साथ में एक मुद्दा और, यहां से क्या अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस जातीय समीकरण के आधार पर बिहार की राजनीति को देखा जाता रहा है, क्या वो अब हमेशा के लिए बदलने वाला है और महागठबंधन को अब नए समीकरण तलाशने होंगे। इन सब के बीच हर कोई अब यह जानना चाहता है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा, ये बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में निवेश का न्योता एक नए युग की शुरुआत हो सकता है और एनडीए को बम्पर बहुमत देने वाली बिहार की जनता के लिए इससे बेहतर रिटर्न क्या हो सकता है। फिलहाल इस पर नेगेटिव होने का कोई कारण भी नहीं है। कम सीटों के बावजूद एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता मेहमान होंगे। फिलहाल एनडीए के सभी घटक दल जीत के उत्साह में हैं और 5 साल विकास की सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे, वोट होगा। अगर थोड़ा मैंने आगे पीछे है भी तो कोई बिक्री नहीं है, सब आपस में मेल जोल से वहाँ काम होगा और सरकार 5 साल चले, डबल इंजन की सरकार बिहार में चले। पूर्वोदय की कल्पना जो प्रधानमंत्री का है, उसके आलोक में वहाँ पर अधिक से अधिक फंड मिलते रहे ताकि 5 साल में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। ये सोच करके बिहार वासियों ने वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है। माना जा रहा है कि 202 विधायकों की सरकार और अधिकतम 36 मंत्रियों की क्षमता के हिसाब से 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बनेगा। इस तरह चिराग पासवान को 3-4 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। बाकी 30-31 पद बीजेपी और जेडीयू के बीच बटेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वक्त का इंतजार कर रही है जब वो नीतीश को हटाकर अपना सीएम बनाएगी। यहाँ तो उनकी मजबूरी है, चूँकि जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश जी के लिए बिहार के लोगों में अभी भी उनके लिए हमदर्दी है, सहानुभूति है, जो भी कहा जाए। चूँकि तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी शायद फ़ौरन कोई एक्शन ना ले, लेकिन उनका टारगेट है और वो जब देखेंगे, महसूस करेंगे कि सही समय पर इसको ऑपरेट किया जाए या इसको अमल में लाया जाए। ऐसी आशंकाएं जताने वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच नीतीश की आवाजाही के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हैं। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति और नीतीश की सामाजिक न्याय की राजनीति में सामंजस्य भी एक सवाल रहा है। पिछले चुनाव से तुलना करें तो बिहार में पार्टियों के जनाधार यानी वोट शेयर में खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में नीतीश की बढ़ती उम्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर भी एक सस्पेंस है। बिहार की छोटी पार्टियों और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति कब तक स्थिर रहेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के अभियान को कैसे और किस हद तक आगे बढ़ाएगी। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सबसे पहले चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी से करना चाहूँगा। संजय जी, आपने कई सारे चुनावों का बहुत गहराई से मतदान के दौरान, मतदान से पहले, मतदान के बाद भी विश्लेषण किया है। बिहार की स्थिति में जो आप तक आपने विश्लेषण किया, उसके आधार पर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर लगभग कमोबेश एकमत दिख रहा है, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन पिछली सरकार, इस सरकार के शक्लो सूरत में क्या अंतर आपको दिख रहा है कि वैसे ही रहेगी सरकार जैसे इस बार पिछली बार थी? शक्लो सूरत से मेरा मतलब कौन मंत्री बनेंगे, किसके पास वित्त होगा, गृह होगा, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूरा राजनीतिक समीकरण की बात कर रहा हूं। देखिए, कह पाना बहुत मुश्किल है। आपने ये बताया कि मैं चुनाव के विश्लेषण करता हूं, लेकिन ये चुनावी विश्लेषण का हिस्सा है नहीं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मेरे चुनावी विश्लेषण का या चुनावी जो स्टडी है, अध्ययन है, उसका कोई ये हिस्सा नहीं है कि चुनाव के ये बहुत जर्नलिस्टिक सवाल है। जर्नलिस्ट इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों सवाल ये लेकर के आपके पास आया कि जो चुनाव विश्लेषण में जब ये बातें निकल कर आती हैं कि मतदाता का रुझान किसकी तरफ ज्यादा था और नीतीश कुमार को लेकर कितनी ज्यादा मजबूती मतदाता के बीच में दिखी, वही आगे की दिशा भी निर्धारित करती है। इसलिए सवाल लेकर के आपके पास है। मुझे पता था कि ये सवाल, इसका जवाब देंगे हमें कि ये हमारे हिस्से में आता नहीं है। नहीं, ये जवाब ऐसा नहीं है कि कोई बना बनाया था। मुझे लग रहा है ये हकीकत है। लेकिन चलिए हम सवाल पर आते हैं। अब जो आपका सवाल है, देखिए, अगर हम चुनाव के नतीजों को, दोनों पार्टियों के प्रदर्शन को देखें, तो अगर जेडीयू के प्रदर्शन खराब होता तब आज अटकलें लगाई जाती कि सरकार कैसे बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों का प्रदर्शन रहा है, तो मुझे लग रहा है इस प्रश्न पर तो प्रश्न पूर्ण विराम लग गया कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, जदयू का होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कारण देखिए, बीजेपी भले ही सीटों की संख्या में थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत अंतर नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। दोनों ने 101-108 सीटें लड़ी थी। दोनों पार्टियों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि ये दबे जबान से आखिरी में कहा गया कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हाँ, इस बात का से किसी ने नकारा नहीं इस बात को कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है। अब देखिए, जेडीयू का सबसे अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है इस बार। वोट प्रतिशत के हिसाब से 19.5% वोट है। इतना वोट कभी भी जेडीयू को नहीं मिला। सीटों में देखें, स्ट्राइक रेट के हिसाब से जबरदस्त प्रदर्शन है। ऐसे में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुझे लगता है इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि बीजेपी की तरफ से 1 या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब जहां बात रही कि क्या समीकरण होगा, कितनी मंत्री पद किस पार्टी को मिलेगी, कौन सा पदभार मिलेगा किस मंत्री को, ये सब आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा और इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। नहीं, इस पे सवाल ये है कि सरकार का नेचर क्या होगा। सवाल क्या है, सरकार का नेचर क्या होगा। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां बराबरी से हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो हिस्सेदारी सरकार, मतलब जो विनिंग ग्रुप है, उसमें बराबर है। तो दोनों पार्टियों की हिस्सेदारी बहुत बराबर की होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों पार्टियों की हिस्सेदारी बराबर की रहने वाली, ऐसा आपको लग रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको क्या लगता है कि ये वही नीतीश कुमार रहेंगे जो इससे पहले की सरकार में थे, कि इस बार नीतीश कुमार की भूमिका या फिर दावेदारी कुछ बदली सी रहेगी बतौर मुख्यमंत्री? लक्ष्मण जी, नीतीश जी ने हम सबको चौंकाया है और जिस तरह से उनके ऊपर ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, और उसके बाद एक नौजवान तेजस्वी, वो माइक, मतलब मोबाइल को माइक बनाता है और सभा में नहीं जा पाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, और दूसरी तरफ वो बूढ़ा, बुजुर्ग, अशक्त, ऐसा जो हम सब मान रहे थे, वो नीतीश कुमार
रैलियां करता है, रोड शो करता है, तो थोड़ा नीतीश कुमार ने परसेप्शन बदल दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार, किसी दिन ऐसा होगा जब नीतीश कुमार बताएंगे कि हमारा अपना मुख्यमंत्री तय हो गया है, ये हमारा उत्तराधिकारी होगा। अभी निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है, निजी तौर पर मैं मानता हूं कि नीतीश जी को अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि कैरेक्टर कैसा होगा, उसके लिए चलिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो भाजपा का नया मुख्यालय बना है, और प्रधानमंत्री की सारी बातों में एक शब्द निकाल लीजिए, बिहार में अब निवेश आने वाला है। अब जो कुछ करना था, 10 लाख करोड़ रुपए, ये छोटी रकम नहीं होती है, जो भारत सरकार के बजट से बिहार के लिए गई। जब बिहार का बजट पेश हुआ था तो मुझे ध्यान में है, कौन सा विपक्षी नेता नहीं था जिसने कहा कि अरे ये तो देश का बजट है ही नहीं, बिहार का बजट है, 12 लाख रुपया टैक्स है, और बिहार का बजट तो दिल्ली और बिहार के चुनाव के लिहाज से है। और उस राज्य की सूरत बदल दी नरेंद्र मोदी ने, जो पूरा ड्राइव चलाया है, कमाल की सड़कें, कमाल के हाईवे, कमाल के पुल, कमाल के हवाई अड्डे, कमाल के रेलवे स्टेशन, सब बदल दिया। फिर भी कुछ विघ्न संतोषी हैं, जो जिनको नहीं दिखता, वो जिनको साफ साफ सब कुछ है फिर भी नहीं दिखता। तो वैसे लोग, तेजस्वी जैसे लोगों को या राहुल जी को समझाते रहे कि कोई विकास हुआ नहीं है, तो मुद्दा है, तो वो लोग ऐसे ही करते रहे। मुझे लगता है ये वाली जो गवर्नमेंट है, ये जैसे कहते हैं ना कि वंदे भारत हो गई, ये पुरानी वाली सारी ट्रेनें बदल गई, तो ये वंदे भारत ट्रेन जैसी चलेगी। अभी बुलेट ट्रेन कब होगी नहीं पता, कि बुलेट ट्रेन तो बनी नहीं है, लेकिन वंदे भारत जैसी चलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस होगा, बहुत साफ साफ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि फाउंडेशन क्लियर हो गई है। और मुझे लगता है कि वो मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, उसके पास ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। सतीश के सिंह सर। हाँ देखिए, ये तो बात है कि ये बिहार का समय आ गया है। मैं भी कहना ही चाहता था, पहले कहता भी रहा कि एक नए मिजाज की सरकार बिहार को चाहिए। नीतीश जी ने काम किया, बिजली, सड़क, पानी, महिलाओं के लिए काम तो किया, एक काम नहीं किया जिससे बेरोजगारी की इमरजेंसी आ गई। ये तो बात पक्की है भाई। मोदी जी ने बहुत काम किया होगा, हो सकता है, लेकिन अंततः जो है ये चुनाव तो मैं, आप सोचिए ना, चुनाव के वोटिंग के 10-10 घंटा, 20-20 घंटा पहले आपके खाते में गरीबों के 5,000, 2,000 जो भी पैसा है, वृद्धा पेंशन अगर आता है, तो ये एक बात को दर्शाता है कि हालत कितनी ख़राब है। और पैसा किसी गरीब को आ जाए तो मैं तो कहता था कि भाई अगर 10,000 बिहार में आता है तो दिल्ली में 50 लाख के बराबर है। तो खैर वो बात रही। सरकार कैसी होगी? सरकार नए मिजाज की होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी। श्री कृष्ण बाबू जब थे तो वो अपने कार्यकाल में 52 प्रोजेक्ट बिहार लेके आए थे। उसके बाद ऐसे लगता है बिहार विलुप्त होता गया, जो भी हो गया, और यही हालत है कि बेरोजगारी और पलायन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, हाँ लग तो रहा है कि नीतीश जी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने जब इस्तीफा नहीं दिया आज, तो थोड़ा सा प्रश्न उठा, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़्यादा नहीं तूल देना चाहता। बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, बनाना पड़ेगा। लेकिन टाइगर जो है, उनके पार्टी दफ्तर में एक प्रचार लगा, क्या बोलते हैं उसको, इश्तेहार लगा, टाइगर अभी जिंदा है। मैं भी मानता हूं कि टाइगर जिंदा तो है, उन्होंने खुद दिखा दिया कि टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर कैद में है लक्ष्मण जी, ये फर्क पड़ गया है। अब पलटू राम को कैद में कैसे है? बहुत, देखिए ना, बता तो रहा हूं, पलटू राम की एक खासियत थी, उनको सब ले लेते थे, नीतीश जी सब के हैं, लेकिन अब कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला कुछ नहीं है। वो जो मुख्य विपक्षी पार्टी दिख रही है वो 25 पे है, तो कैसे होगा 85 और 25? तो दिक्कत है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइगर जिंदा ज़रूर है, लेकिन टाइगर कैद में है। और मैं नहीं समझता हूँ कि नीतीश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बीच में ही कोई नाटकीय घटना होगी। अभी तो पब्लिक का जोर है, इसलिए नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ा, नहीं तो ये तो क्या है, अगर ये बीजेपी बहुत सशक्त अपने आप से रहती तो फिर नीतीश को कब का किनारे लगा देती। नीतीश की ज़रूरत पड़ी। अब भाई दुल्हन का जो घूंघट है आधा ही तो उठाए थे, वो भी ज़बरदस्ती करके, नहीं तो कहे थे कि लेजिस्लेचर पार्टी में फैसला होगा। जब दबाव बढ़ा तो इन्होंने कहा कि जी वैकेंसी नहीं है, तो
तो यही मैं मानता हूं कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एक बिहारी होने के नाते कि जिस विकास से अछूता रहा है बिहार, जो अविकसित बिहार है, उसमें आपको 10-10 हज़ार 12 हज़ार ये सब देना पड़ रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में, तो ये बताता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि रोजगार पैदा हो। रोजगार की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। हम तो कह रहे फैक्ट्री मत लगाओ, उस पे आऊंगा, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन एक जो बात आपने कही ना, वो बड़ी बात आपने कही, बड़ी सारगर्भित है। हालांकि जो शब्द का इस्तेमाल किया, और शब्द थोड़ा सा ये लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि टाइगर अभी जिंदा है लेकिन टाइगर कैद में है। नहीं, देखिए, ये एक देखने का तरीका, नजरिया है। सतीश जी वरिष्ठ हैं हमारे, तो उनका अपना ज्यादा देखें, बिहार के हैं तो इसलिए ज्यादा जानते होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कोई कैद में रख सकता है ऐसा राजनीतिक इतिहास नहीं कहता है। हम प्रेसिडेंस देखते हैं, कोई रख नहीं सकता है। और ये हम पत्रकार तो कुछ भी बोले, हम बोल सकते हैं, ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन 43 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश को। बार बार ऐसे कहा जाता है जैसे सिर्फ मजबूरी ही है। तो ठीक है, नीतीश कुमार को जब लगता है तो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। अब ये भी सामने दिख रहा है कि 25 पे रह गए भैया तेजस्वी जी, 25 पे, जिसको मतलब बता रहे थे कि अकेले जाने क्या कर रहा हो। टीवी पे ढेर सारे पत्रकार ऐसा बता रहे थे जैसे तेजस्वी की आंधी चल रही है। तो ठीक है, पार्टी आएगी, अच्छा मत मिलेगा, वहां तक ठीक था। मुझे लगता है बिहार जहां पहुंचा है, ये नीतीश कुमार की अपनी साधना है, उनका त्याग है, उनका तप है। परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी बिहारी राजनीति को अगर नीतीश कुमार खींच कर लाए तो सामान्य काम नहीं। और मैंने 2020 के बाद भी कहा था कि नीतीश जी को अब सोचना चाहिए कि इससे आगे कहां, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक कुर्सी पर होता है, और मेरा यह मानना है कि उससे आगे का रास्ता नीतीश कुमार को ही दिखाना पड़े। और मैं ये भी मानता हूं निजी तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में इसको लेकर कोई सहमति बन चुकी है, कोई जो हमें आपको अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो सहमति बन चुकी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी दिन आपको इस बार वो राजभवन उस तरह से न जाते दिखें जैसे पहले वो चले जाते थे। इस बार वो अपने उत्तराधिकारी को बताते दिखेंगे। अब वो कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, और इसके बीच में कुछ घटनाक्रम भी होंगे। लेकिन जिस तरह का फोकस है, नीतीश जी को भी पता है कि अगर विकास की गाड़ी डिरेल हुई बिहार वाली, तो उनके सब पूरे कार्यकाल को लोग भूल जाएंगे। अगर एक बार जंगल राज लौटा, एक बार वो गड़बड़ लौटी, तो फिर समझिए जरा। और तेजस्वी के तो सलाहकार रमीज जैसे लोग हैं, पता नहीं कैसे पत्रकार लोग ध्यान ही नहीं दिए। हम तो बिहार वाले भी नहीं ध्यान दिए। लक्ष्मण जी, कैसे हो गया ये? वो सब छोटी छोटी बात तो खोज लाते हैं, ये सब नहीं बता पाए। कोई जवाब दूं क्या? हाँ, आप ही की तरफ आया हूँ, आप ही का माइक ऑन है। हाँ, मैं देखिए, मुझे तो मालूम भी नहीं था ये रमीज नाम का आदमी कौन है। संजय यादव का नाम सुनता था कि बड़ी चलने लगी है उसकी। आज नतीजा आप देखिए रहे हैं। अगर आरजेडी कल को टूट जाए तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आश्चर्य होगा। हो सकता है जेडीयू में ही चले जाए कुछ लोग उसके, ये भी हो सकता है, कुछ इधर कुछ उधर। आरजेडी टूट के जेडीयू में क्यों जाएगी? उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं। नहीं, वो आप देखिए ना, जो टाइगर को अपना टाइगर भी तो रहना है। ये सब आप इस सब को इनकार मत कीजिए ना। और वैसे भी हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, अब नीतीश जी नहीं तय कर पाएंगे, अब भाजपा तय करेगी कि कब क्या होना है। इज्जतदारी एक विदाई तो होनी है, तो वैसे भी तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई सारा कुछ तो है। रमीज की तो बात सब लोग याद करते हैं, लेकिन ये अनंत सिंह के ऊपर कोई कुछ बोलता ही नहीं। आधा दर्जन अपराधी मूल के लोग एनडीए में जीत के आ गए। अरे भाई, ये सब तो गंदे हैं, जंगल राज वाले, हटाओ, इसीलिए हार गए 25-30 सीट जो निपट गए। लेकिन उनके बारे में भी तो टिप्पणी करना चाहिए। और अनंत सिंह जी तो नीतीश जी के पार्टी से हैं, हम पहले भी बोल रहे थे वो जीत ही जाएंगे। तो ये जो राजनीति में अवसरवादिता है ना, और डबल स्टैंडर्ड है, और वो डबल स्टैंडर्ड सब जगह घुस जाती है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर हम लोग आगे भी चलेंगे, लेकिन सज्जन जी को बीच में जोड़ लेता है। सज्जन जी, आप भी चुनाव विश्लेषक ज़्यादा हैं, राजनीतिक विश्लेषक कम है, लेकिन सवाल वही लेके जाऊंगा कि जिस तरह से मैंडेट मिला है नीतीश कुमार को, या फिर कहें कि मोदी के चेहरे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहे, इसके बाद नई सरकार और पुरानी सरकार में आपको क्या लगता है, क्या अंतर हो सकता है?
देखिए, क्या अंतर हो सकता है से ज्यादा है कि मैंडेट के हिसाब से क्या अंतर होना चाहिए। पहला अंतर तो ये है कि देखिए, निश्चित तौर पे एक विश्वास नीतीश कुमार की लीडरशिप, जिसके साथ मोदी भी एक पॉजिटिव वे में जुड़े, उस पे जनता ने विश्वास किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस बार सीधी सी बात थी, महागठबंधन जाति के अलावे किसी समीकरण में अपना संदेश आगे बढ़ाने में सफल नहीं रहा। एनडीए की तरफ से क्या हुआ कि आपने जाति का तो एक रेनबो कोalition बनाया, लेकिन उसके साथ वेलफेयर स्कीम, एक एस्पिरेशन की बात और डेवलपमेंटल की बात, इसको आपने आगे रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस मैंडेट में छुपी है, अब एक चीज देखिए, और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, कि बिहार को 1990 के तुलना में कितना विकास किया गया है वो अब नहीं चलेगा। आपका रेफरेंस 90 से 2005 का बिहार नहीं होगा। कर सकते हैं वो जो हर बार बिहार को झुंझुना पकड़ाया जाता है ना, कि देखिए 2005 तक क्या स्थिति थी, अब क्या हुआ। बिहार की तुलना अब जो बाकी राज्य हैं, जो आप चाहे बगल में आप देख लें, उत्तर प्रदेश और झारखंड हो, मैं दक्षिण और पश्चिम के राज्य की बात भी नहीं कर रहा हूं, पूर्वोत्तर के राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिहार का रेफरेंस अब जो है वो बिहार में लालू पीरियड नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। और इस मामले में आप देखिए, इस मामले में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बिहार की विकास की जो गति है वो हमेशा लालू पीरियड से जोड़ के देखा जाता है। वो इस बार कम से कम नहीं चलेगा, इस मैंडेट में स्पष्ट है, क्योंकि एस्पिरेशन जो है इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया है कि अब वो रिलेटिव वे में नहीं चलेगा कि 2005 से पहले क्या था। दूसरी बात देखिए, ये मैंडेट जो है बहुत बड़ा मैंडेट है, 2010 जैसा मैंडेट है, और इसमें बहुत ही अच्छे से सारे समाज जो है, जो आरजेडी के कोर सपोर्टर्स को छोड़ दे, उन्होंने एक दूसरे को वोट किया, महिलाओं ने किया, पिछड़ों ने किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ग्रेटिट्यूड का वोट नीतीश कुमार को लेके है। ग्रेटिट्यूड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो स्विंग है वो नीतीश कुमार की एबिलिटी है। 2000 वो जिसके साथ जाते हैं उसका वोट स्विंग करता है। 2020 अपवाद था क्योंकि एनडीए का एक घटक चिराग पासवान और 70% जो अपर कास्ट उन्होंने फील्ड किए 115 नीतीश कुमार के खिलाफ, वो कोर वोट इनसे वापस चला गया, लेकिन एनडीए नीतीश का वोट गया था बीजेपी को। इस बार भी ट्रांसफर हुआ है। तो बात सीधी ये है कि आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ा वैक्यूम क्या है कि बिहार बीजेपी बौने नेताओं का बीजेपी है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपनी विधानसभा के अलावे दावा कर सके उसका प्रभाव। एक नेता नहीं है बीजेपी के अंदर में। तो बीजेपी की बहुत बड़ी क्राइसिस है कि केंद्रीय नेतृत्व इसको कैसे साधेगा। दूसरी बात देखिए, अभी भी ऐसे नेता एनडीए में है जो अपने अपने वोट को पक्का, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान की पकड़ 5% वोटों पे बहुत तगड़ी है। कुशवाहा वोट अभी भी साधने के लिए आपको गठबंधन के बाकी नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे समीकरण ऐसा हो कि ये एनडीए की सरकार हो, इसमें कहीं से भी आपने ये सोचा कि नीतीश के बाद एक घटक दूसरे को दबा के आगे बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे देखिए बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो फिसलता भी है। 84 के बाद 89 में कांग्रेस का असर देखिए, 2006 के बाद 2011 में सीपीएम का असर देखिए, 2013 के बाद 2018 में त्रिपुरा में आप सीपीएम का असर देखिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो केमिस्ट्री और एरिथमेटिक इस बार दिखा वो बनी रहनी चाहिए। और दूसरा, जो बिहार के विकास का रेफरेंस है अब आपको बाकी राज्यों से होगा। बिहार को जो झुंझुना पकड़ाने की आदत है कि 90 से 2000 एक फेलियर स्टूडेंट को दिखा के थर्ड और सेकेंड डिवीजन वाले को आप बता रहे हैं कि बहुत मेरिटोक्रेटिक है, ये खेल अब नहीं चलेगा। बिहार को लेबर सप्लाई करने का प्रदेश बनने में हर पार्टी का इंटरेस्ट है, हर पार्टी का और हर क्षेत्र का, क्योंकि इंडिया के विकास के लिए लेबर चाहिए, बिहार दे रहा है। ये अब नहीं चलेगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को बिहार में विकास में मिले, बहुत बड़ी बात कही कि ये अब बंटवारे के बाद कुछ नहीं है। अब आप लालू राज को याद दिला करके और वो वोट नहीं ले सकते आगे चल के, क्योंकि आपका अपना शासन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि इस पूरे चुनाव में जो अरिथमेटिक और समीकरण निकल कर आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। संजय जी, बिहार को एक अलग जातीय समीकरण के चश्मे से लोग देखते रहे हैं और इस चुनाव में भी वही देख रहे थे, लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे निकल कर आए हैं, आपको लगता है कि वो समीकरण अब बिहार में टूट गया है? मैं ये नहीं कह सकता कि टूट गया है।
मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, अगर बहुत केयरफुली चुनाव के नतीजों को देखें, तो हुआ यह है कि जो महागठबंधन है उनका कोर सपोर्ट बेस जो है ये मुस्लिम और यादव हैं, वो उनकी तरफ लगभग उसी तरह से पोलराइज्ड रहे जैसे पिछले के चुनाव में रहे। लेकिन बड़ी विफलता क्या रही महागठबंधन की, इसके अलावा किसी समुदाय के वोटर ने, किसी जाति समुदाय के वोटर ने महागठबंधन के लिए वोट नहीं किया। एक शब्द जिसका इस्तेमाल होता है काउंटर मोबिलाइजेशन, मैं काउंटर पोलराइजेशन नहीं बोल रहा हूं, काउंटर मोबिलाइजेशन। इन दोनों के खिलाफ, चूंकि ये दोनों जाति मतलब मुस्लिम्स और यादव एक तरफ टिके हुए थे, तो दूसरी तरफ सारी जातियों की गोलबंदी हुई। और हम अपर कास्ट की बात करें, कुर्मी कोयरी की बात करें, दलितों की बात करें और लोअर ओबीसी की बात करें, तो जिस अनुपात में यादव और मुस्लिम का वोट आरजेडी की तरफ गया, महागठबंधन की तरफ गया, लगभग उसी अनुपात में जो दूसरे समुदाय के वोटर हैं उनका वोट एनडीए की तरफ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन दूसरी जाति के वोटरों ने सिर्फ जाति के आधारित वोट किया, लेकिन ये देखने को साफ मिलता है कि इन जातियों में भी बहुत बड़ी तादाद में, लगभग 70%, हर जाति में आप देखेंगे 70% का वोट जो है उस जाति का एक एक खेमे के तरफ गया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ जातीय आधार पर वोट मिल गया, लेकिन हाँ, जातीय आधार पर वोटर बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। मुद्दे उनके भले ही अलग अलग रहे हों, अलग मुद्दों पर वोट किया हो। और मुझे लगता है बड़ा मुद्दा जो एनडीए के पक्ष में गया, मुझे याद है कि चुनाव के समय एनडीए बार बार इस बात को लेकर प्रचार करती थी कि भाई ये चुनाव जो है वो एमएलए जिताने का नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से लोगों को ये तय करना है कि बिहार को डेवलपमेंट के पाथ पे आगे ले जाना है या बिहार में आपको वापस जंगल राज लाना है। तो ये नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं बड़े नैरेटिव के रूप में काम किया, और इस नैरेटिव के आधार पर भी लोग अलग अलग खेमों में बट गए। और वो जो खेमे थे, अलग अलग जो लोग हैं, वो अलग अलग जातियों के हैं। इसी के लिए हमें जातीय गोलबंदी भी दिखाई पड़ती है अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो। नहीं तो इसी बात को मैं समझना चाह रहा था आपसे कि लोग जाति से ऊपर उठ करके विकास के नाम पे गोलबंद करने में सफल हुए, ये एक बड़ा चेंज कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भी अगर जो मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को अब नैरेटिव क्या था, एक तरफ विकास के पाथ के रास्ते बिहार को आगे ले जाना और दूसरी तरफ बिहार को वापस जंगल राज के रूप में ढकेलना, तो अगर इस नैरेटिव पे लोग बट रहे हैं, ये बड़ा नैरेटिव था, तो निश्चित रूप से विकास के चीजों पर लोगों ने मुहर लगाई। जो काम एनडीए सरकार ने किया उस पर लोगों ने मुहर लगाया, और जो भरोसा जता रहे थे कि भाई आगे बिहार को के लिए डेवलपमेंट करना है, जंगल राज नहीं लाना है, उस पर भी लोगों ने भरोसा दिखाया। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मुद्दा तो रहा है चुनाव में, वो दबा हुआ सा दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में रहा। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ जंगल राज है, और आपको चुनना है बीच में कि आपको विकास के रास्ते बिहार को ले जाना है या जंगल राज वापस लाना है। बिल्कुल, दरअसल इससे जो एक सवाल मेरे मन में निकल कर आ रहा है वो ये कि क्या ये चेंज या समीकरण में बदलाव इस पूरे बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए इसको माना जा सकता है क्या, ये सवाल लेकर मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आऊँगा। लेकिन एक सवाल संजय जी और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि मुस्लिम और यादव वोटर जो है वो इंटैक्ट रहे कमोबेश। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा था कि कई क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं ने, कई क्षेत्रों में मुस्लिमों ने जेडीयू को वोट दिया है। यादव में भी कई सारे यंगस्टर से उन्होंने जेडीयू को, बीजेपी को वोट दिया है। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि यादव मुस्लिम एकजुट नहीं रह पाए, चूंकि दोनों के आपसी कटुता थी तो वो बट गए। तो ये सब भी एक फैक्टर रहा कि आपको लगता है कि नेग्लिजिबल था ये सब फैक्टर्स रहे होंगे अलग अलग इलाकों में। लेकिन अगर मैं यादवों की बात करूं, 2020 के चुनाव में लगभग 82-84% यादवों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। इस बार वो आंकड़ा लगभग कोई 75-76% है, तो थोड़ी गिरावट तो है। अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में लगभग उनमें से भी 80% के आसपास महागठबंधन के लिए वोट किया। इस बार वो आंकड़ा घट कर करके कोई 70-72% है, लगभग एक अनुमान। तो उसमें भी 5-7% की गिरावट है। तो जिन अलग अलग इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने कुछ इलाकों से ये खबरें आई, अगर कुछ ऐसे इलाकों का एग्रीगेट देखेंगे तो वो आंकड़ों में भी दिखता है कि 5-7-8% की गिरावट है
अगर हम यादव वोट और मुस्लिम वोट की भी बात करें महागठबंधन के लिए तो कुछ वहाँ भी गिरावट है। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये जो एक जातीय समीकरण में जो एक गोलबंदी दिखी, जो संजय जी जो विश्लेषण कर रहे थे, आपको लगता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट है बिहार के जातिगत चुनाव में या जातिगत समीकरण में? लक्ष्मण जी, एक थोड़ा समय इसको संदर्भ के साथ, जो सारे लोग बोल रहे हैं लगभग एक ही बात बोल रहे हैं, और अच्छा है कि यहाँ कोई मत भिन्नता नहीं है। सज्जन जी ने कहा कि वो अब रेफरेंस वो 90 to 2005 नहीं होगा। अब नहीं है भाई रेफरेंस, इसको समझिए आप। ये ठीक बात है कि अब आप बार बार वो नहीं कह सकते। डर जंगल राज वाला है, वो खतरनाक था, क्योंकि वहीं तो सब कुछ रुक जाता था ना भाई, अगर कानून व्यवस्था सब होगा। अब जरा उसको आप यूं समझिए, जो एस्पिरेशनल बिहारी है, जिसको हम बार बार कहते थे माइग्रेट हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, बिहार बर्बाद हो गया, तो हुआ वो। लेकिन आज वो जो लौट के आ रहा है, वो मुंबई से आ रहा है, सूरत से आ रहा है, वडोदरा से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, उसका रेफरेंस पॉइंट वही है। वो बिहार से वहां से वो कनेक्ट नहीं करता है। इसको आप समझिए, जो बिहार में रह गया उसके लिए रेफरेंस पॉइंट 90 to 2005 है। तो वो रेफरेंस पॉइंट बदला, और उसी वजह से वही वाला वर्ग है। सिर्फ अभी जाति टूटने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एकदम से सब जाति दे देती है, लेकिन हाँ, यादवों में भी बड़ा वर्ग है जो पार कर गया उधर, यानी जो इधर की लाइन पे खड़ा था उसको लगा नहीं नहीं भाई अब ये बदलना चाहिए थोड़ा। वो क्यों पार कर गया, उसको बाहर आके समझ में आता है ना भाई, कि जैसा यादव और अगड़ी जातियों का संघर्ष या यादव और दूसरा संघर्ष वो बिहार में दिखाते हैं, वो बाहर नहीं है। बाहर तो सब एक जैसे दिखते हैं, रेफरेंस पॉइंट बदल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 20 साल का कालखंड था ये पूरा हुआ, अब इसके आगे जाना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट निश्चित तौर पर ही है। तभी तो हम पटना का हवाई अड्डा कहते हैं, पुराना वाला बस अड्डे जैसा था, उसमें तो लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। मैं बार बार कहता हूं कि उसमें एक आध दो दरवाजे ऐसे थे ना कि सामने डिस्प्ले दिखता ही नहीं था, फ्लाइट आए चले जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नया हवाई अड्डा आ गया, एक रेफरेंस पॉइंट है। फिर लोगों को लगा अच्छा पटना में मुंबई जैसा मरीन ड्राइव हो जाएगा, तो अब ये एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट है कि जेपी गंगा पथ बन गया। इसका मतलब पूरा पटना सुधर गया ऐसा थोड़ी ना है। हम तो 2015 वाले चुनाव में याद है, नितिन नवीन वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर, अरे क्या एकदम एनक्रोचमेंट हुआ है, लगता है कि कैसे बस गया है और गंदा पटना बसा दिया है। लेकिन हाँ, एक तरफ ठीक भी हुआ। सवाल यह है कि क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और उसको मैं आइडिया के तौर पर कहता हूं, हमें उत्तर प्रदेश से संदर्भ देखना है, और इसमें हम लोगों की बड़ी भूमिका है, विशेष करके जो बिहार से ही निकले पत्रकार रहे। जाति जाति जाति, कहां जाति नहीं भाई। यूपी बिहार को सबसे ज्यादा गालियां दी जाती, तो उत्तर प्रदेश बिहार में तो चलो मान लिया, राजस्थान में बिहार नहीं है, महाराष्ट्र जाति नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, कहां नहीं है जाति, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना। लेकिन बिहार को सबसे पहले गाली देना, उत्तर प्रदेश को सबसे पहले गाली देना, ये स्टीरियोटाइपिंग जो थिंकिंग थी, इसको बिहार के नौजवानों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। बिहार का नौजवान कट्टा कल्चर में नहीं जाने को तैयार है, इसको आप समझिए। और जब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत यूपी का रेफरेंस लीजिए। यूपी में चाहे जो सरकार रही हो, बड़े शहर बने रहे, बिहार ने उस मॉडल को फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले तो 10 बड़े शहर बिहार की तुरंत की आवश्यकता है, ये इस सरकार को करना पड़ेगा जो नीतीश जी और बीजेपी की सरकार है। जब एक काम ये आप कर लेंगे तो उसके इर्द गिर्द सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, वो अच्छा लगता है, राजगीर का जो स्काई वॉक है, ग्लास स्काई वॉक, वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी चीजें और जब जुड़ती है तो उसके साथ जुड़ती है। और मुझे लगता है उस दिशा में बिहार जा चुका है, वो पटरी से उतरना नहीं चाहता था, इसका मैंडेट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश और नरेंद्र मोदी का नहीं, एस्पिरेशनल बिहारी का मैंडेट है, वो गड़बड़ाए नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। ये पुराने समीकरण को इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि पुराने समीकरण में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। और एक बात जो आपने कहा, हर बिहार के लोग और बिहार के बाहर के लोग भी कई बार कहते भी हैं कि बिहार का मतलब हम लोग सिर्फ पटना ही सुनते हैं, इसके अलावा कोई शहर ही नहीं है क्या वहाँ पे। तो ऐसे 10 शहर को बनाइए, चिन्हित करिए, जिसको विकसित करिए, जो एक आदर्श बने, और ये अपने आप में अब ये नया सरकार का यहाँ पे मैंडेट होगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो चीज़ काफ़ी पिछले जब से चुनाव के नतीजे आए तब से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इस पर मैं संजय जी आपके पास आऊँगा, फिर मैं सतीश के सिंह साहब और सज्जन जी आपके पास आऊंगा। वो ये कि बार बार ये लॉजिक दिया जाता है कि इतना स्ट्राइक रेट आज तक कभी रहा ही नहीं किसी पार्टी का। चूंकि स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का नहीं रहा, इसलिए घोटाला हुआ था। तो आपका विश्लेषण क्या कहता है संजय जी, कि इतना स्ट्राइक रेट वाकई कभी नहीं होता, या फिर दिल्ली के चुनाव भूल गए क्या?
चलिए सब छोड़िए, बाकी संजय जी बताएंगे। दिल्ली के चुनाव एकदम भूल ही गए क्या? अरे नहीं, ये नहीं, ठीक। नेताओं का हवा हवाई है। नहीं आप उसमें ये इस तरह की बात करते रहते हैं। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने दिल्ली के चुनाव हर्षवर्धन जी ने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, 2 बार 2015 का चुनाव हो या 2020 का 2015 का और 2020 का विधानसभा चुनाव, दोनों में स्ट्राइक रेट बहुत थी। ऐसे और भी राज्य, अगर आप सिक्किम की बात करें तो वहां सिक्किम एसडीएफ, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 3 या 4 बार 32 में से 31 सीटें जीत जाते थे। अगर आप लेफ्ट सरकार की बात करें वहां त्रिपुरा में, तो वहां पर भी बड़ी जीत होती थी। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि ये बेस्ट स्ट्राइक रेट है, लेकिन हाँ ऐसे चुनाव रहे हैं दूसरे राज्यों में, बिहार में ऐसा ना रहा हो, दूसरे राज्यों में रहे हैं जब पार्टी भरपूर मैंडेट लेकर के आई है। तो कोई पहली बार नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और सिर्फ इस आधार पर यह कहना कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई चुनाव में, मुझे लगता है कि बिना किसी एविडेंस के इस तरह के आरोप लगाना कोई ठीक बात नहीं है। सतीश जी, बजाय इसके कि आत्ममंथन करने के इस तरह के आरोप लगाना और एक तरह से कहें कि अपनी गलती पहचानो फिर इसको सुधार करो, इसकी बजाय कि हम लोग दूसरे पर दोष मढ़ दें, ये तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे आप? विपक्षी पार्टी को सीखना चाहिए। नहीं, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। और हमको तो लगता है कि महागठबंधन ये मान के पहले से ही बैठी हुई थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वोट चोरी होंगे ही, ऐसा वो मान के बैठा था। इसका मतलब हुआ या नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये डिफिटिस्ट मेंटालिटी बॉडी लैंग्वेज में एकदम साफ दिख रही थी। मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि इस बार का जो चुनाव का जो एक पूरा था वो एकदम आप समझिए कि चुनाव का एक सर्जिकल स्ट्राइक था। आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं ना, हम इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। अब आप बताइए, आप लोग विकास की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? देखिए सर्जिकल, बताता हूँ ना, आप थोड़ा टाइम दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि इतना ट्रेनें आपने कभी चलते हुए देखा क्या आप चुनाव के वक्त बिहार के लिए? आपने ऐसा कभी देखा पूरे इतिहास में? कभी आपने देखा कि 10,000 15,000 करोड़ रुपया जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद खातों में आ रहा है? मेरे जानने वाले 2 लोगों के पास चुनाव के वोटिंग के 1 दिन पहले पैसे आए हैं, मेरे को उसने कहा। तो ये एक इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है ये विकास शब्द जो है, असली विकास यही था इस बार का। ये मैं मानता हूं कि वहां का लोग छटपटा रहा है कि किसी तरह से बिहार में भी आबो हवा बदले। जो पलायन लोग करके जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, सबको एकदम छटपटाहट है, दर्दनाक स्थिति है। मैंने कहा तो कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी ने भी अपने 2005 से लेके 2025 तक के शासनकाल को आईना दिखा दिया है कि उनके समय में जो कुछ भी बदला, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन उससे ज़्यादा की आवश्यकता थी जो बाकी राज्यों में हो रहा है। तो उन्होंने भी आईना दिखाया है, ये हमको आपको कहना पड़ेगा। ये है एकदम सच्ची बात है। और अगर जाति नहीं है, जाति तो रहती है, जातियों का समूह होता है, उससे वोट मतलब चुनाव का नतीजा तय होता है जातियों के समूह से, है कि नहीं? लेकिन मैं अपने गांव का देख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, हमको 1 मिनट और टाइम दीजिए। मैं अपने गांव का देख रहा हूं कि हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। तो हमको मालूम है कि क्यों बढ़ा है। सारी महिलाएं लाइन में लग गई जो पहले कभी जाती नहीं थी, अब उनके नाम पर कोई बोगस दे देता था। ये होता था पहले, इस बार वो निकली। आप अगर हमको उस शब्दों में बोले तो बात है अपनी भाषा में नहीं। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि वो विकास चाहने के लिए गई है, उनका खाता में 10,000 का विकास हो गया है एकाएक, तो उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनावों का सर्जिकल स्ट्राइक है कि आप कहीं कोई रास्ता। जीविका दीदियों को बिठाया गया, उनसे मीटिंग कराई गई। वृद्धा पेंशन 1 दिन पहले आया। एक औरंगाबाद में नवी नगर में हम बता सकते हैं, एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ कल आया है। तो ये विकास का एक नया मॉडल है, लेकिन इनसे कोई काम नहीं चलेगा। जब सब कुछ हो ही गया था नीतीश जी के शासनकाल में, भाजपा जी में मोदी जी ने सब कुछ बिहार के लिए करिए दिया था, तो ये 30-35 हजार करोड़ की आवश्यकता अचानक क्यों पड़ गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में?
के दौरान में? आप बताइए, कोई जवाब है इसका? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन जवाब वहां पे देंगे। हर्षवर्धन जी, हाँ, नहीं, जवाब इसका कुछ नहीं है। आप सुन लीजिए, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ी, मैं मानता हूं कि महागठबंधन का विजन में दिक्कत था। वो न डिप्टी सीएम का नाम बता पाए, न ये बता पाए कि एक फैमिली एक नौकरी कैसे देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वो तो पहले ही हार मान चुके थे, उनको पता था कि यही रिजल्ट आना है। यहां देखे एक आध एमपी को देखे, पुराने एमपी को, कि यहां दिल्ली में भी वोट दे रहा है और जाके बेगूसराय में दे रहा है। मतलब अजीब तरह से चीजें तो हुई है। दोनों चीजें सतीश जी कैसे हो सकती है? या तो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या तो महागठबंधन हार मान के बैठे। नहीं, आप अगर ऐसा लक्ष्मण जी समझते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही है कि कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ना है। एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक है, नहीं, एक लाइन, एक तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक है और दूसरे तरफ से सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती दस्ता, एमजीबी, महागठबंधन। देखिए लक्ष्मण जी, अब मैं क्या कहूँ, सतीश जी ने खुद ही सब मान लिया, सुसाइड बॉम्बर हो गए, तो अब कोई क्या मैं जवाब दूं इसका, जब स्वयं सुसाइड बॉम्बर हो गए, आत्मघाती दस्ता बन गए। लेकिन जरा सोचिए, जब कहा गया कि रेलवे ने छठ पर 12,000 ट्रेनें चलाई हैं अलग अलग जगह से, तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से और ढेर सारे लोगों ने कहा कि अरे ट्रेनें कहाँ चलाई हैं, फालतू की बात है, कहीं कोई ट्रेन नहीं चली। और जब चुनाव का परिणाम आ गया तो और कुछ नहीं तो सतीश जी को सुन ले कि बड़ी ट्रेनें चलाई हुई हैं। तो ये पहली बार हुआ है क्या? और लक्ष्मण जी, आप तो बाकायदा रेलवे भी आप कवर करते रहे, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हर पर्व त्योहार पर ट्रेनें चलती रही। तो किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की मूल स्थापना में है, इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी से पहले के लोग नहीं कर रहे थे, फिर उसके बाद आ जाइए। जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, पता नहीं वो सब भूल गए एकदम से, सब जैसे कहते हैं ना कि हेरा गया भैया, बुद्धि सब हेरा गया। 2005 में नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार थे, साइकिल के लिए 2,000 रुपया डाला था खाते में। वो क्या था भाई, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, साइकिल के लिए पैसा दिया, 90% लोगों, बच्चियों ने साइकिल खरीदी। क्या शानदार बिहार आगे बढ़ गया। और क्या ये कोई बताने की बात है कि 5 लाख करोड़ की सड़कें बिहार में बन गई? क्या इसको कोई झुठला सकता है? अब कोई कहेगा कि ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये वही सोच है सर्जिकल स्ट्राइक वाली, जो कहती है कि बिहार में सड़क इसलिए बनी है कि अडानी का टैंकर पानी लाद के बिहार का गुजरात लेके चला जाएगा। जब ऐसी सोच हो तो फिर क्या करिएगा? ये समझदारी अगर है, इतनी समझ बढ़िया है कि बिहार में पानी बहुत है, पानी टैंकर में ला देंगे और अडानी जी लेके गुजरात चले जाएंगे। अब जरा सोचिए, ये सारे काम करने के बाद कोई कहता है कि विकास कहां हुआ? अच्छा, सड़क बन गई तो क्या हुआ, रेलवे अच्छी हो गई तो क्या हुआ, ट्रेन बढ़िया हो गई तो क्या हुआ? कह रहे हैं वंदे भारत यहां चल गई, नमो भारत चल गई, हमारे लिए दे दिया। मुझे लगता है कि साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ईमानदारी नहीं है कि जो मैंडेट है उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करें। आप बिहार की जनता को कहें कि अरे वो तो 10,000 रुपए पाके रिश्वत ले लिया। कमाल है। आप लोग तो समाजवादी बात करते थे, आप तो कहते थे कि नहीं अरविंद केजरीवाल बड़ा कमाल कर रहे हैं, लोगों के पास कुछ पैसा आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के किसी राज्य में ऐसा ना हो, इसकी बात करिए तो चलेगा। अशोक गहलोत बांटे मोबाइल, 5 गारंटी दें कर्नाटक में प्रियंका और राहुल, तेलंगाना में सब करें, हिमाचल में एनपीएस ओपीएस का खेल करें। पैसा कहां नहीं बटा, झारखंड में नहीं बटा, किस जगह नहीं बटा। और तो और 30,000 रुपए देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा। मसला क्या है लक्ष्मण जी? ट्रस्ट। सुसाइड बॉम्बर पे भला कौन ट्रस्ट करेगा जिसको फटना होगा, जिसको आत्मघाती। बिहार अब फटने को तैयार नहीं है सतीश जी, अब हो गया वो, बिहार फटेगा नहीं। अब बिहार कुछ जवाब देना चाहते हैं सतीश जी, कुछ जवाब देना चाहते हैं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं हर्षवर्धन जी, एक ही चीज अलग हुआ, अरे सड़क बनी, सब कुछ हुआ, मानता हूं, मैं मानता हूं, तो फिर इतना आपको क्या देने की जरूरत थी चुनाव के, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में? आप थोड़ा अलग रहते। एक मिनट रुकिए आप। अरे रेवड़ी के, उसको रेवड़ी कहते हैं ना, आप अरविंद केजरीवाल आपको याद आ गए, ऐसे तरह की याद। मैं उनका खिलाफ नहीं हूं, आप तो खिलाफ भी है, मैं नहीं खिलाफ हूं। अब तो हम ये कह रहे हैं, आपके मार्फत जरा सूचना पहुंचा दीजिएगा कि अब जिस दिन वोट हो, जब लाइन में लोग लगे, तभी खाते में पैसा आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला चीज। दूसरी चीज, रेवड़ी का खिलाफ कौन किया?
एकमात्र जो महानायक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका खिलाफ किया। एक बात बोले तो आप विकास किए, नीतीश जी के शासनकाल में बहुत अच्छी चीजें भी हुई, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक ही चीज तो गलत रहेगी ना कि जो सड़कें 5 लाख करोड़ की बनी उससे पलायन करने वाले लोग ज्यादा बिहार से निकल गए। ना सर, ये थोड़ा अच्छा देखिए, इसमें अच्छा है आज लक्ष्मण जी, आज बड़ा बढ़िया है, फ्रेम में सतीश जी को रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, पलायन कर गए, सतीश जी को रखा जाए भाई। बस 1 मिनट, ये जो है बड़ा अच्छा बोल दिए सतीश जी। अब आप अगली फुर्सत में इस डिबेट के बाद बोरिया बिस्तर बांधिए और बिहार लौटिए। इतना बढ़िया सब सड़क बना, इतना अच्छा। मैं नहीं जा रहा हूं। काहे नहीं लौटेंगे आप? मैं नहीं जा रहा हूं। बड़ा गड़बड़ा है। आप सबको जो है, आपको मौका मिला तो आप चले आए दिल्ली, और दूसरे किसी को मौका मिले तो आप मौका नहीं, अरे मजबूरी में आए थे। अरे सुनिए, मौका में नहीं, मजबूरी में आए थे, मजबूरी में आए थे। लालू राज से पहले आए थे। अरे तो लालू, अरे तो आपके कहने पर, अरे आपके कहने पर जाएंगे। यहाँ मेरा ज्यादा सुख सुविधा है, यहाँ मेरा कुछ कमाई होता है, अभी वहां हम जाएंगे तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं तो लक्ष्मण जी वहां से भी आपको जोड़ लेंगे, इतना बढ़िया इंटरनेट चल रहा है बिहार में, बिजली आ रही है। अरे नहीं, जोड़ा जोड़ी से इससे आप सोच रहे कि इससे हमारा काम चलने वाला है? लक्ष्मण जी पर हम आश्रित थोड़ी है। नहीं, अरे एक लक्ष्मण जी पर नहीं सर, आप बहुत आश्रित, लेकिन कह रहा हूं कि बिहार लौटिए, जरा आप लोग रास्ता दिखाइए। अब तो बदल गया है मामला, ऐसे करिए। चलो ऐसा करते हैं हर्षवर्धन, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर सबसे स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में अब नई सरकार की तस्वीर कैसे होगी। इस पर काफ़ी विश्लेषण यहाँ पे हुआ, लेकिन एक मुद्दा जो चुनाव के दौरान काफ़ी ज़्यादा छा रहा है संजय जी, वो था आपको प्रशांत किशोर का मुद्दा। जिस तरीके से वोट परसेंटेज आए, कोई खाता नहीं खुला, तो ये मान के चला जाए कि उनकी तरह की राजनीति की जगह फिलहाल बिहार में नहीं है। फिलहाल जब आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2025 के चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ दिखाई पड़ता है बिल्कुल नहीं है उनकी जगह। लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर आप पिछले 4-5 चुनाव को देखें तो ये जो अदर्स हैं, जो 2 गठबंधन, हमेशा लगातार चुनाव 2 गठबंधनों के बीच होता रहा, लगातार तमाम चुनाव में देखेंगे, 4, 5, 6 चुनाव को देखें तो दोनों गठबंधनों के बीच जो वोट आता था लगभग वो 75% वोट लेते थे, और 25% वोट जो है अदर्स को चला जाता, उसमें इंडिपेंडेंट्स भी है और तमाम छोटी छोटी और पार्टियां होती थी। ये चुनाव जो है, इसमें जो बाइपोलैरिटी है और भी आगे ज्यादा हो गई। दोनों पार्टियों के बीच, दोनों गठबंधनों के बीच लगभग 85% वोट चला गया, और 12% अदर्स है और 3% प्रशांत किशोर की पार्टी को है। तो इन चुनाव में तो यही देखने को मिला कि जहां हम प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है, लेकिन इन चुनाव के नतीजों ने दिखाया कि बिहार की जनता को कोई तीसरे विकल्प की तलाश नहीं है। बिहार की जनता सिर्फ 2 गठबंधनों के बीच ही अपने विकल्प को देख रही थी, और नतीजे ये बताते हैं कि किस विकल्प के साथ उन्होंने जाना पसंद किया। तो तमाम, अगर आप 15 साल 20 साल के चुनावी इतिहास को देखें, 25 साल के इतिहास को देखेंगे, तो ये ऐसा चुनाव है जहां दोनों गठबंधनों ने सबसे ज्यादा वोट लिए। तो इस वक्त तो यही दिखाई पड़ता है कि इस तरह की वैकल्पिक राजनीति की कोई बीज नहीं डल सकती है, या जमीन उसके लिए उपजाऊ दिखाई नहीं पड़ती बिहार की अभी। ये दरअसल दोनों गठबंधनों का बाइपोलर हो गया बिल्कुल। यहाँ पर तीसरे गठबंधन या तीसरे विकल्प पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। सज्जन जी, शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, आपको लगता था आखिर चलते चलते बिल्कुल फीका हो गया था पूरा मामला इनका? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी जो मतदाताओं की एक साइकोलॉजी होती है कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते, तो एक बड़ा वर्ग होता है जो एक नए समीकरण को, नए विकल्प को काफी अच्छे से इंगेज करता है, देखता है, जेन्युइनली देखता है। और बिहार, जिसमें एक भारत के सबसे युवा राज्यों में एक है, इनफैक्ट आप देखें कि 25 वर्ष से कम उम्र की आबादी बिहार की 58% है। तो इस तरीके से आगे भी ये काफी युवा राज्य रहने वाला है। उन्होंने 90 का दौर नहीं देखा है, सुना है, तो नए विकल्प को वो देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको एडमायर कर सकता हूं, लेकिन मेरे नजरिए में अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो फिर मैं अपना वोट आपको देके बर्बाद नहीं करूंगा। तो बिहार में एक साइकोलॉजी है कि गड्ढे में, तो ये तो एक बात है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की बात जो है वो केवल इस पे नहीं मापी जानी चाहिए कि कितना सीट जीता या 3.4% उन्होंने वोट पाया, वो जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर का इंपैक्ट वही है जो केजरीवाल का इंपैक्ट है, कि हर पार्टी ने केजरीवाल मॉडल को
अनुसरण कर लिया कि फ्री बीज जो आप दे रहे हैं, फ्री यूनिट, फ्री बिजली दे 100 यूनिट 200 यूनिट, या उसके अलावा और भी जितनी भी तमाम चीज हो, जो केजरीवाल ने फिर से शुरू किया, जो वेलफेयरिज्म जो धीरे धीरे कम हो रहा था, उसने फिर सबके लिए, आप उसको रेवरी कहें या कुछ करें। यहां प्रशांत किशोर की बात क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वो नया है, उसका इंपैक्ट क्या है, और वो हर पार्टी में दिखा, वो ये है कि जो मैंने बात की, रेफरेंस की, प्रशांत किशोर के इंटरवेंशन ने पहली बार ये कहा कि बिहार को आप झुंझुना नहीं पकड़ा सकते हैं लालू पीरियड से कंपेयर करके। अभी भी 10% वहां पे शहरीकरण है, 90% जो है गांव है। अभी भी आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है और किसी को मतलब नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केंद्र को। मछुआरा एक तमिलनाडु का पकड़ा जाता है श्रीलंका के द्वारा, आप देखिए वो फॉरेन पॉलिसी का इशू बनता है। यहां आधा बिहार डूबा है, कोई मतलब नहीं है। अभी भी पटना छोड़ के कोई शहर वहां पे नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। असम से लेके सब जगह, आप ओडिशा में देख रहे हैं, मैसिव पुश दिया जा रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। लुक ईस्ट और लुक बिहार पॉलिसी एक प्रायोरिटी पे नहीं है। तो ये जो पैट्रोनाइजिंग टोन है ना, कि थोड़ा बहुत एयरपोर्ट बन गया, थोड़ा बहुत आपका ये अटल लिंक हो गया और मरीन ड्राइव बन गया, नहीं चलेगा इससे। प्रशांत किशोर का कंट्रीब्यूशन ये है कि बिहार को आप पैट्रोनाइजिंग टोन में अब नहीं ढाल सकते। अभी भी शिक्षा के लिए पूरा बिहार पलायन करता है, और अगर आप बिहार दिल्ली में आके एम्स में देख लें तो आधे मरीज जो है वो बिहार के होते हैं। सवाल ये है कि 90 में लालू जी ने जो बोया, जब बाजार आ रहा था भारत में और बाकी राज्य उसका फायदा ले रहे थे, ये डुबो रहे थे, और 2000 में अटल जी ने एक लैंडलॉक्ड स्टेट को डिवाइड करके बिना किसी स्पेशल पैकेज के छोड़ दिया, क्योंकि ना तो आपके पास यूपी जैसा 10 शहर पहले से था, ना तो मध्य प्रदेश जैसा, मालवा जैसा रीजन था जहां इकोनॉमिक पुल था, ना तो उत्तराखंड के अलग होने से यूपी को बहुत आर्थिक रूप से असर पड़ा, झारखंड के अलग होने से बिहार बिल्कुल विपन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में अटल जी का निर्णय और लालू जी का 15 साल का जो पूरा ये रहा, उसमें आप देखें बिहार को अभी भी बहुत ही दोयम दर्जे से ट्रीट किया जाता है। और ये पैट्रोनाइजिंग टोन की झुंझुना पकड़ा के काका लाल बुझक्कर की तरह की ये मिल गया, वो मिल गया, एयरपोर्ट अच्छा हो गया। मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे बड़े हैं, उनका आदर करता हूं। मैं बता रहा हूं एक बिहारी के नाते कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस से कोई भी पार्टी हो, बिहार को लेके एक श्रमिकों का प्रदेश बनाए रखने की एक मानसिकता पूरे भारत में है। और प्रशांत किशोर का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने उस रेफरेंस को कि बिहार लालू पीरियड से तुलना करेगा, तोड़ा है। बिहार की तुलना आपको बाकी जगह से करनी होगी, और उसमें कोई भी पार्टी इस मामले में सबका समन्वय है कि यह श्रमिकों का प्रदेश रहे। आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, किसने बात की आज तक? एक मछुआरा तमिलनाडु से पकड़ा जाता है, वो फॉरेन पॉलिसी का मैटर आपका बनता है? ये तो आपका बिहार को लेके एक सोच है। तो हर्षवर्धन जी, शो का समय खत्म हो रहा है, मैं सज्जन जी को बीच में रोकता हूं, आप एक लास्ट कमेंट दीजिए, फिर मैं शो को रैप अप करूंगा। आप म्यूट पे हैं। बिहार के लोगों की ये पीड़ा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अब एक सीरियस नोट पे कह रहा हूं, बिहार के सक्षम लोगों को बिहार लौटने का रास्ता देखना पड़ेगा सबसे पहले। आप कह रहे हैं कि सब श्रमिकों का प्रदेश है, आप जब सक्षम हो गए तो कितने लोग बिहार जाकर घर बना रहे हैं, कितने लोग बिहार में जाकर रहने को सोच रहे हैं? जब आप रहेंगे तो ये दबाव बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मैं बस उस रेफरेंस पे नहीं जाता हूं, भाई मछुआरा पकड़ा जाएगा श्रीलंका में तो फॉरेन पॉलिसी का ही मसला होगा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल हो जाता तो वो तुलना नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि बिहार की बाढ़ का, बाढ़ नेपाल से बिहार की बाढ़ की चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर मुंबई और दिल्ली में वो दोनों कहते हैं ना कि मिलन सबवे और यहाँ जो रेलवे स्टेशन के पास पुल है, ये दोनों हो जाए तो चर्चा होती है। वो तो एक दूसरा संदर्भ। मूल संदर्भ क्या है? क्या हम वहां पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बनता हुआ देखेंगे? तो सज्जन जी, उसकी बुनियाद है जो सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, हवाई अड्डा। अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगला स्टेप करने के लिए हम लोग जो इस पूरी शुरुआत में ही आए थे, अगले स्टेप के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह की पॉलिसी जो देश के दूसरे हिस्सों में है, उसे वहां भी लाना पड़ेगा। और देखिए, अभी तक क्या था कि आपको माल लाना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो दूसरी ऐसी चीजें हैं,
वो बिहार में भी लग सकती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि लैंड लॉक्ड है, कहां से आएगा, बंदरगाह नहीं है, ये वाला अब मुझे लगता है कि जीत के बाद प्रधानमंत्री जो बीजेपी मुख्यालय से जो बातें कही वो अपने आप पे इस मायने में काफी महत्वपूर्ण भी है कि निवेशक को अब आने के लिए यहाँ पे न्योता दिया गया, बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे बन चुकी है, और जो आकांक्षाएं जो अपेक्षाएं अभी सज्जन जी ने और बाकी हम लोग पैनलिस्ट ने कहा वही नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी, उसको हम कैसे पूरा करें और कितना जल्दी पूरा करें। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही दिलचस्प और मीनिंगफुल चर्चा आप लोगों ने किया और अपना समय निकाला। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।